हाँ तो बच्चों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस यानी अणुजनन सिद्धांत या पच्च जनन सिद्धांत। जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको प्री फॉर्मेशन थ्योरी यानी पूर्व रचनावाद के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो जंतु है उसका सूक्ष्म रूप है वो भ्रूण में पहले से ही विद्यमान होता है। तो उसमें मैंने आपको ओविस्ट एंड एनिमल कुलिस्ट दो वैज्ञानिकों के जो गुट थे, समूह थे, एक दूसरे के विरोधी थे, उनके बारे में बताया था। तो जो ओविस्ट थे वो ये बोलते थे कि जो जंतु है उसका सूक्ष्म रूप है वो अंडे में पहले से उपस्थित होता है। तथा जो एनिमल कोलिस्ट थे वो ये बोलते थे कि दो जो जंतु है उसका सूक्ष्म रूप है वो स्पर्म में या शुक्राणु में पहले से उपस्थित होता है। यानी दोनों में ये बहस चलती रही। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है थ्योरी ऑफ एपेजेनेसिस यानी अणुजनन सिद्धांत या पच्छ जनन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ये उसके विपरीत है या उससे अलग है। इसके अनुसार नव प्राणी का उद्भव, जो नया जंतु है उसका उद्भव या उसका जन्म स्पर्म यानी शुक्राणु तथा ओव यानी अंडाणु के पूर्ण संलयन से होता है। यानी जो नया प्राणी है उसका जन्म या उद्भव शुक्राणु तथा अंडाणु यानी स्पर्म तथा ओवा के पूर्ण संगलन यानी मिलन से या फ्यूजन से होता है। इस कारण ही नवजात में दोनों जनकों के गुण आते हैं। यानी संतति जो प्राप्त होगी या जो नई संतति जो जन्म होगा उसमें माता या पिता दोनों के गुण पाए जाते हैं। यानी पूर्व रचना सिद्धांत है उसका यह सिद्धांत खंडन करता है। यानी अणुजनन सिद्धांत यानी पच्छ जनन सिद्धांत ये उनका खंडन करता है। इसके अनुसार पच्छ यानी पच्छ जनन सिद्धांत, इसके अनुसार जो नया प्राणी है उसका उद्भव है वो स्पर्म एंड ओवा के पूर्ण संलयन मिलन या फ्यूजन से होता है। इस कारण ही जो नवजात है या जो नया जंतु है उसमें दोनों जनक के यानी माता व पिता के गुण पाए जाते हैं। एक नंबर में वो आपसे पूछेगा एपिजेनेसिस थ्योरी क्या है, अणुजनन सिद्धांत क्या है या पच्छ जनन सिद्धांत क्या है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार नए जो नए प्राणी हैं उसका उद्भव या जन्म शुक्राणु स्पर्म एंड ओवम यानी अंडाणु के पूर्ण फ्यूजन से, संलयन से या मिलन के कारण होता है। इस कारण से नवजात में दोनों जनकों यानी माता या पिता के गुण पाए जाते हैं। इस सिद्धांत को अणुजनन नाम है वो विलियम हार्वे ने विलियम हार्वे ने दिया। उनकी एक बुक थी ऑन जनरेशन ऑफ एनिमल में प्रकाशित किया। यानी जो अनुजनन ये जो शब्द है वो नाम सबसे पहले विलियम हार्वे ने अपनी बुक थी या पुस्तक थी ऑन जनरेशन ऑफ एनिमल में प्रकाशित किया। उस समय यानी सूक्ष्मदर्शी की खोज के उपरांत भी, यानी जब माइक्रोस्कोप की खोज हो गई उसके उपरांत भी पूर्व रचनावाद है वो मान्यता पाए रहा। यानी जो माइक्रोस्कोप है सूक्ष्मदर्शी है उसकी खोज के उपरांत भी पूर्व रचनावाद है उसको मान्यता पाए रहा। यानी उसको लोग जो साइंटिस्ट हैं या उस समय के जो वैज्ञानिक हैं या जो उस मत को मानने वाले थे वो उसको मानते रहे। क्योंकि अंडा तथा एम्ब्रियोज यानी भ्रूण के सेक्शन काट कर उनका अध्ययन करना इसलिए संभव नहीं था क्योंकि वे मुलायम हुए पिलपिले थे। यानी सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई
उसके बाद भी पूर्वरचनावाद है उसको मान्यता दी, यानी उस मत को मानते रहे। क्यों मानते रहे? क्योंकि सूक्ष्मदर्शी की खोज तो हो गई, लेकिन अंडा यानी एग तथा एम्ब्रियोज यानी भ्रूण हैं, उनके सेक्शन काट कर अध्ययन करना संभव नहीं हो पा रहा था। क्यों संभव नहीं हो पा रहा था? क्योंकि वो मुलायम और पिलपिले थे। यानी माइक्रोस्कोप की खोज होने के बाद भी जो अंडा है तथा जो आपका एम्ब्रियो यानी भ्रूण है, उनके सेक्शन काट कर उनका अध्ययन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो मुलायम थे और पिलपिले थे, इसलिए उनके सेक्शन नहीं काट पा रहे थे। इसके कारण ही सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद भी पूरचनावाद है उसको मान्यता रही। उसके बाद में मार्सेलो मेलपीगी ने 17वीं शताब्दी में भ्रूण के परिवर्तन का सटीक वर्णन किया। यानी उसके बाद में मार्सेलो मेलपीगी एक साइंटिस्ट है, उसने 17वीं शताब्दी में मुर्गी के भ्रूण के परिवर्तन का सटीक अध्ययन किया, यानी उसका अध्ययन किया और ये मान और किया और यही मानते थे कि भ्रूण में सभी अंग छोटे रूप में पहले से ही मौजूद रहते हैं। वो सोचते थे कि सूक्ष्मदर्शी की क्षमता कम होने के कारण वे इन अध्यांगों को या जो छोटा रूप है जंतु का उसको देख नहीं पा रहे थे। यानी 17वीं शताब्दी है, उसमें एक साइंटिस्ट हुआ मार्सेलो मेलपी। उन्होंने जो आपकी मुर्गी है उसके भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन किया, तो उन्होंने यही माना कि जो जंतु है या जो भ्रूण है उसमें सभी अंग यानी जंतु के सभी अंग भ्रूण में पहले से ही मौजूद रहते हैं, और जो आप पहले से ही मौजूद होते हैं, लेकिन जो माइक्रोस्कोप है अपनी जो सूक्ष्मदर्शी है उसकी क्षमता कम होने के कारण वो उस अध्यांगों को या उस जंतु के छोटे रूप को देख नहीं पा रहे हैं। यानी जो आपका माइक्रोस्कोप है, जो आपका सूक्ष्मदर्शी है, उसकी क्षमता कम होने के कारण जो जंतु का सूक्ष्म रूप अंडे में उपस्थित है उसको देख नहीं पा रहे हैं, जबकि उसका सूक्ष्म रूप उसमें पहले से ही मौजूद रहते हैं। उन्होंने अब तक यही माना। औत की नई तकनीकी विकास के बाद तथा सूक्ष्मदर्शियों की क्षमता बढ़ने पर इनका अध्ययन संभव हो पाया तथा इनमें तथाकथित लघु रूप नहीं देखे जा सके। यानी बाद में जो आपकी नई तकनीकों का विकास हुआ तथा जब जब माइक्रोस्कोप है उसकी क्षमता बढ़ गई, यानी उच्च आवर्धन क्षमता वाले जब माइक्रोस्कोप आ गए या उनकी खोज हो गई, तब इनका स्टडी या इनका अध्ययन संभव हो पाया तथा उनमें जब ये पाया कि जो अंडा है या जो स्पर्म है या जो भ्रूण है उसमें लघु रूप यानी जंतु के लघु रूप नहीं देखे जा सकते हैं, या जो लघु रूप हैं वो उसमें नहीं पाए जाते हैं। तो उसके बाद जो पूर्व रचनावाद के विरोध में या खंडन में अनेक तर्क दिए, यानी अनुजनन का ये सिद्धांत है उसके पक्ष में तथा जो पूर्व रचनावाद है उसके खंडन में अनेक साइंटिस्टों ने समय समय पर अनेक तर्क दिए। उनमें सबसे पहला है सेंट हिलेरी। सेंट हिलेरी सेंट हिलेरी उन्होंने क्या किया कि मुर्गी के अंडे को, जो मुर्गी का अंडा है उसको वैक्स या मोम या वार्निश या हिलाकर से ढक दिया। यानी मुर्गी के अंडे पर वैक्स यानी मोम से वार्निश कर दिया या कवर्ड कर दिया चारों तरफ से और उसको हिला करके ढक दिया, जिससे अंडों के कवच में उपस्थित, जिससे क्या हुआ कि जो अंडा है उसके कवच में जो रंध्र हैं वो अवरुद्ध हो गए। परिणाम स्वरूप असामान्य तथा विकृत चूजे का विकास हुआ। यानी उन्होंने जो मुर्गी है उसके अंडे को वैक्स के द्वारा या उसको वार्निश करके हिला करके रख दिया, तो उससे ये हुआ कि जो अंडे की जो बाह्य सरफेस है
उसमें जो रंध्र होते हैं, छेद होते हैं, वो अवरुद्ध हो गए। परिणाम स्वरूप उन्हें एबनॉर्मल यानी असामान्य तथा विकृत चूजे का विकास हुआ। अतः स्पष्ट है कि यदि अंडे में पहले से ही छोटा प्रतिरूप उपस्थित होता तो विकृत चूजे का निर्माण भी नहीं होता। इस तरह यह प्रतीत हुआ कि अंडे में स्वयं परिवर्धन की शक्ति नहीं होती है, वरन उसके लिए बाह्य बलों पर निर्भर रहना पड़ता है। जो सेंट हिलेरी है, उन्होंने ये बताया कि जो अंडा है उसमें जंतु का छोटा रूप है वो, या प्रतिरूप है वो पहले से उपस्थित नहीं होता है, या अंडे में स्वयं की परिवर्तन की शक्ति नहीं होती है। इसके लिए उन्हें बाह्य बलों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जो आपका मुर्गी का अंडा है उसको वैक्स यानी मोम या वार्निश से कवर्ड कर दिया और हिला करके रख, तो उसके कारण जो आपका अंडा है उसके रंध्र हैं वो अवरुद्ध हो गए, बंद हो गए, और उनसे जो चूजे का निर्माण हुआ वो असामान्य तथा विकृत चूजे का विकास हुआ। अतः इससे ये स्पष्ट होता है कि अंडे में पहले से ही छोटा प्रतिरूप उपस्थित नहीं होता है और विकृत चूजे का निर्माण होता है। इस तरह प्रतीत हुआ कि अंडे में स्वयं परिवर्तन की शक्ति नहीं है, वरन उसके लिए बाह्य बलों पर निर्भर रहना पड़ता है। उसके बाद में अगले जो साइंटिस्ट आए वो थे कॉर्ल वॉन वेयर। कॉर्ल वॉन वेयर अंडे के परिवर्तन, उन्होंने कॉर्ल वॉन वेयर था, उन्होंने अंडे के परिवर्तन का अध्ययन किया तथा पाया कि अंडे में विभेदन परिवर्तन के दौरान होता है, यानी जो अंडा है उसमें जो विभेदन होगा वो परिवर्तन के दौरान होता है। बेयर के कार्य है वो डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, एक बुक उन्होंने दी। उसके पश्चात पूर्वरचनावाद की मान्यता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। यानी जो कार्ल वॉन वेयर था, उन्होंने पाया कि अंडे में जो विभेदन है परिवर्तन के दौरान होता है, तथा उन्होंने एक बुक दी डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। के पश्चात जो आपका पूर्व रचनावाद है, प्री फॉर्मेशन थ्योरी है, उसकी मान्यता है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। तो ये आपके था एपिजेनेसिस यानी अनुजनन सिद्धांत या पक्षजनन सिद्धांत। उसमें जो अनेक साइंटिस्टों ने अपने मत दिए, और कुछ साइंटिस्ट हैं उनका जो मत हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इस कोरोना महामारी में आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।